हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रिद्धि। इस लेक्चर में हम लोग समझेंगे इंडिया एंड ग्लोबल साउथ। तो ये टॉपिक न्यूज़ में रहा है, इस वजह से हमें ये डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि इंडिया ने अभी रिसेंटली एक वर्चुअल समिट हेल्ड किया था, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ, जिसमें 120 नेशन से उनको पार्टिसिपेशन देखने को मिला था। तो जो भी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो कि G20 के बाहर की हैं, तो उनको अपने आइडियाज़ एस्पिरेशंस आगे पुट फॉरवर्ड करने का मौका मिलता है। तो बेसिकली इसी वजह से ये पूरा टॉपिक न्यूज़ में रहा था। तो इंडिया का जो हिस्टोरिकल टाइज़ हैं, उनकी इकोनॉमिक एंगेजमेंट, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस वगैरह उन्होंने की है, तो वो एक ग्लोबल साउथ में काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर बन के आया है। बट उन्होंने बहुत सारे नेशंस के साथ भी एंगेज किया है, चैलेंजेस ओवरकम किए हैं, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ये जो पूरा समिट हुआ था, इसने एक ग्लोबल एजेंडा को एडवोकेट किया है, जो है रिस्पॉन्ड, रिकॉग्नाइज, रिस्पेक्ट एंड रिफॉर्म। ठीक है। और ये वसुधैव कुटुंबकम की आइडियोलॉजी पर भी ये बेस्ड है। तो ग्लोबल साउथ क्या होता है, तो कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं इसमें, ये एक ऐसी टर्म है ग्लोबल साउथ जिसमें जितनी भी अफ्रीका की कंट्रीज़ हो गई, एंड इनफैक्ट लैटिन अमेरिका की कंट्रीज़ होती हैं, एंड कैरेबियन की, एशिया एशिया वो वाला एशिया जिसमें जापान, साउथ कोरिया और इज़राइल ना आता हो, एंड ओशियानिया जिसमें ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ना आता हो, वो सारे ये कंप्राइज कर देते हैं, ग्लोबल साउथ उनको कह देते हैं। ठीक है। और ये जो पूरा कॉम्पोजिशन है ग्लोबल साउथ का, जो मैंने अभी जस्ट आपको बताया, ये UNCTAD के अकॉर्डिंगली है, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ओके। तो यहाँ पर हम इसी के बारे में बात करेंगे कि बहुत सारी जैसे कंट्रीज़ हैं ग्लोबल साउथ में, जो कि जिनको कहा जाता है, उनका इस तरीके से कैरेक्टराइज्ड है कि लो इनकम कंट्रीज़ हैं, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर इनका अच्छा नहीं है, और पॉलिटिकल कल्चरल मार्जिनलाइजेशन देखा जाता है। तो ये ग्लोबल साउथ जो है ना, वो एक ये जो डिवाइड है साउथ और नॉर्थ का, उसका एक साइड बन के आता है, दूसरा साइड थोड़ा सा मोर डेवलप्ड कंट्रीज़ में आ जाता है। तो अभी इसका इंडिया का क्या रोल और सिग्निफिकेंस रहा है ग्लोबल साउथ के कंटेक्स्ट में, वो सारे हम देखेंगे। तो जब भी कोई मेंस का क्वेश्चन आएगा, आपको इस तरीके से पॉइंटर्स में अगर आप बताओगे, स्पेशली अगर आप हेडिंग हाईलाइट कर दो, तो बहुत अच्छा आंसर आपका बन जाएगा। जस्ट वन मोर थिंग, दिस लेक्चर इज़ पार्ट ऑफ मेंस इन 300 कोर्स। दिस इज़ आवर वेबसाइट synopsisis.com। यहाँ पर आप जाओगे तो स्पेशल कोर्सेज में आप जाना, एंड आपको यहाँ पर मेंस इन 300 टॉपिक्स मिल जाएगा। तो ये मेंस के जितने भी करंट अफेयर्स हैं और जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहते हैं मेंस के, जिसमें से क्वेश्चंस बनते हैं, तो वो सारे टॉपिक्स यहाँ पर कवर्ड हैं इस पर्टिकुलर कोर्स में। यहाँ पर आप क्लिक करके डिटेल्स देख सकते हो। डेमो वीडियो, डेमो कंटेंट इज़ अवेलेबल। तो सबसे पहला सिग्निफिकेंस है कि हिस्टोरिकल टाइज एंड सॉलिडारिटी। तो इंडिया के ग्लोबल साउथ के साथ ना कुछ हिस्टोरिकल कनेक्शंस हमेशा से रहे हैं। तो जितनी भी ग्लोबल साउथ की कंट्रीज़ हैं, उनके साथ अच्छे कनेक्शंस बना के रखे हैं, जो कि कॉलोनियल एरा के टाइम से चलते आ रहे हैं। तो वो चीज़ भी अभी यहाँ पर हिस्टोरिकल टाइज और सॉलिडारिटी आज के टाइम में भी फॉस्टर करते हैं। ठीक है। और फिर आता है आपका ये साउथ साउथ कोऑपरेशन। तो साउथ साउथ कोऑपरेशन में क्या है कि इंडिया ने डेवलपिंग नेशंस के साथ हमेशा से कोलैबोरेशन और म्यूचुअल सपोर्ट की बात की है, और ये कहा है कि अगर आप ये चीज़ एडवोकेट करोगे तो ज़्यादा आप फ़ायदे में रहोगे। तो साउथ साउथ कोऑपरेशन भी एक यूनिफाई कर देता है। बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए गए, जैसे कि नॉन अलाइन मूवमेंट लिया गया, जिसमें इंडिया ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था जितनी भी ग्लोबल साउथ की कंट्रीज़ हैं उनके बीच में पीस और डेवलपमेंट प्रमोट करने के लिए। फिर है इकोनॉमिक एंगेजमेंट। तो इंडिया एक मेजर इकोनॉमिक पार्टनर बोला जाता है ग्लोबल साउथ कंट्रीज़ का, जो कि इनको टेक्निकल एक्सपर्टीज़ और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ देता रहता है। तो यहाँ पर जो इंडियन गवर्नमेंट का लाइन ऑफ क्रेडिट है, दिस प्रोग्राम, ये प्रोग्राम जो है वो बहुत सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स चलते रहते हैं ग्लोबल साउथ नेशंस में, तो उनको फंड करता रहता है। अब यहाँ पर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करते हैं, तो इंडिया का जो ट्रेड रिलेशंस है ग्लोबल साउथ के साथ, वो एक्सपैंड हुआ है विद टाइम, जिससे कि पूरे ग्लोबल साउथ में ही इकोनॉमिक ग्रोथ और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट देखी गई है। तो इंडियन कंपनीज़ ने बहुत सारे सेक्टर्स में इन्वेस्ट किया है ग्लोबल साउथ में, जो कि जॉब क्रिएशन और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट फिर देखने को यहाँ पर मिलती है। फिर ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डेवलपमेंट, ये तो हमेशा से ही आपका न्यूज़ में रहता है, टॉपिक रहता ही है ये। तो इंडिया ने जब भी कोई क्राइसिस हुआ है, तो इंडिया हमेशा से आगे आया है। उन्होंने एड प्रोवाइड की है, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स प्रोवाइड किए हैं। जितने भी ग्लोबल साउथ में जो भी प्रोफेशनल्स होंगे, नेचुरल डिज़ास्टर आ गया, क्राइसिस आ गया, तो यहाँ पर जो इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन प्रोग्राम है, उसने ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की हैं ग्लोबल साउथ प्रोफेशनल्स को।
फिर कल्चरल डिप्लोमेसी की अगर हम बात करते हैं, इंडिया का तो बहुत ही रिच कल्चरल हेरिटेज है जो कि एक गुडविल और अंडरस्टैंडिंग प्रमोट करता है अमंग दी ग्लोबल साउथ। तो बॉलीवुड फिल्म्स है, ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म्स, योगा, आयुर्वेदा, ये सारी चीज़ों को अब ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिल गई है जो कि कल्चरल टाइज को स्ट्रेंथन करने में हेल्प करता है। फिर क्लाइमेट चेंज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट है जिसमें इंडिया ने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया है क्लाइमेट चेंज नेगोशिएशंस में और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को भी एडवोकेट किया। तो रिन्यूएबल एनर्जी का यूज़ करना एंड क्लाइमेट चेंज को हम कैसे कम्बैट कर सकते हैं, तो वो सारे एफर्ट्स करने में इंडिया आगे रहा है। फिर मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि जिसमें इंडिया सिंस ग्लोबल साउथ इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करता है, तो बहुत सारे ऐसे मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर इंडिया ही रिप्रेजेंट कर रहा होता है पूरे ग्लोबल साउथ को, जिससे कि ग्लोबल पॉलिसी डिस्कशंस में कंट्रीब्यूट करता है एक तरीके से। तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ आते हैं, ग्लोबल इश्यूज़ हैं जो कि इंडिया पुट फॉरवर्ड करता है, पॉलिसी शेप करता है, जो कि डेवलपिंग कंट्रीज चैलेंजेस फेस कर रही हैं, वो सारे आगे बात करना वो इंडिया करता है। जैसे यूनाइटेड नेशंस, ब्रिक्स है, G20 में है, तो यहाँ पर इंडिया ग्लोबल साउथ के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करता है। फिर कुछ चैलेंजेस भी हैं यहाँ पर जो कि एसोसिएटेड है ग्लोबल साउथ के साथ। कौन कौन से चैलेंजेस हैं? सबसे पहला चैलेंज आता है फ्रेगमेंटेड इंटरेस्ट। अब यहाँ पर क्या है कि सारी कंट्रीज़ में ना, जितनी भी ग्लोबल साउथ की कंट्रीज़ बनती हैं, उनमें इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ है, पॉलिटिकल डिविजन्स देखने को मिलते हैं, जिससे कि एक यूनिफाइड एजेंडा नहीं बन पाता, उसमें चैलेंज फेस करने को मिलता है। फिर डोमेस्टिक चैलेंजेस हैं जिसमें इंडिया अपने खुद के डेवलपमेंटल चैलेंजेस फेस कर रहा है और रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स हैं, तो उसमें दूसरे की हेल्प कब तक कर पाएगा। तो इंडिया की ठीक है जीडीपी बढ़ी है और इकोनॉमिक इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज़ भी बढ़ी हैं, बट स्टिल इंडिया अभी भी डेवलपमेंटल चैलेंजेस फेस कर रहा है। ये पॉपुलेशन हमारी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, जिसकी वजह से फिर हमारे जो रिसोर्सेज हैं उन पर भी तो स्ट्रेन पड़ता है ना। फिर पास्ट इन इफेक्टिवनेस, मतलब कि बहुत सारे ऐसे प्रीवियस इनिशिएटिव्स लिए गए थे, जैसे कि नॉन अलाइन मूवमेंट है, G77 है, जिसमें इतना एफिकेसी नहीं है आप डेवलपिंग कंट्रीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो इतना इफ़ेक्टिव ये नहीं रहा था जब भी इंडिया ने अपनी वॉइस रेज की थी डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए। फिर वेस्टर्न फिनेंशियल हेजिमनी, मतलब कि जो इंडिया की फिनेंशियल कैपेबिलिटीज़ है वो उसका डेवलपिंग नेशंस के प्रति जो सपोर्ट है ना उसको लिमिट कर देती है, क्योंकि इंडिया की जो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है वो बाकी की डेवलपिंग कंट्रीज़ की डेवलपमेंटल नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए काफ़ी लिमिटेड है, जिसकी वजह से फिर वेस्टर्न कंट्रीज़ आती हैं और वो उन रिसोर्सेज का फ़ायदा उठा लेती हैं, है ना। फिर नॉन इंक्लूजन, मतलब कि जो कुछ ऐसी ग्लोबल साउथ नेशंस हैं जो कि एंगेजमेंट में से एक्सक्लूडेड हैं, जो कि इन ग्रुप में से जो डिविजन्स है उसको भी हाईलाइट करते हैं। तो बहुत सारी ऐसी कंट्रीज जैसे चाइना है, पाकिस्तान है, वो ये जो वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट हुआ था इसमें एक्सक्लूड रही थी, एब्सेंट थी। तो इससे पता लगता है कि ग्लोबल साउथ में ना इंटरनल डिवीज़न भी है, जो कि फिर अगेन प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, एक बड़ा चैलेंज है। अब हम इस एंगेजमेंट को ग्लोबल साउथ में कैसे और ज़्यादा बेटर बना सकते हैं या कैसे फॉस्टर कर सकते हैं कि सारी कंट्रीज़ आपस में, ग्लोबल साउथ की कंट्रीज़ आपस में मिलकर काम कर पाएँ। सबसे पहला है आपका रेगुलर समिट्स। तो आपको रेगुलर समिट्स ऑर्गेनाइज करने पड़ेंगे जो कि कॉपरेशन और कम्युनिकेशन फिर फैसिलिटेट करें। दूसरा है म्यूचुअल ट्रस्ट। तो अगर आप कल्चरल एक्सचेंजेस करोगे, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स करोगे, उससे अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी और बेटर हो पाएगी। फिर डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स, मतलब कि अगर आप लाइक माइंडेड कंट्रीज़ के साथ कोलैबोरेट करो तो उससे क्या होता है कि कुछ अच्छे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को आप सपोर्ट कर दोगे। फिर प्रायोरिटाइजिंग इंटरेस्ट, तो इंडिया को ग्लोबल साउथ के इंटरेस्ट को प्रायोरिटाइज करना चाहिए ग्लोबल फॉरम्स में। फिर ब्रिजिंग नॉर्थ साउथ डिवाइड, मतलब कि अगर आप ट्रायंगुलर कोऑपरेशन को प्रमोट करते हो डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज़ में, तो उससे नॉर्थ साउथ डिवाइड जो है वो कम हो सकता है। फिर कंक्लूड करते हुए हम इसको ये कहेंगे कि इंडिया का एम है कि आप ग्लोबल साउथ को रिप्रेजेंट करें और उनकी प्रायोरिटीज़ को साथ में अलाइन करके चलें, एक जैसी प्रायोरिटीज़ को लें, कुछ कॉमन ग्राउंड्स पे निकल कर के हम सामने आए। और अगर हम ग्लोबल साउथ में अच्छे से कोऑपरेट करेंगे तो इंडिया एक विश्व गुरु, ग्लोबल लीडर के तौर पे निकल कर के आ सकता है और एक न्यू ग्लोबल ऑर्डर को शेप कर सकता है। तो कुछ की टर्म्स हैं जो कि ग्लोबल साउथ के साथ एसोसिएटेड हैं, जैसे नॉर्थ साउथ डिबेट अभी सुनने को मिलता है, जो कि एक कोल्ड वॉर है डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज़ के बीच में, जिनके एनर्जी क्लाइमेट चेंज को लेकर अलग अलग पर्सपेक्टिव्स हैं। फिर साउथ साउथ कोऑपरेशन है, जिसमें ग्लोबल साउथ की कंट्रीज़ में कोलैबोरेशन और एक्सचेंजेस वगैरह चलते रहते हैं। और उसके बाद आता है आपका ट्रायंगुलर कोऑपरेशन, जो हमने अभी समझा, जिसमें साउथ
सदर्न ड्रिवन पार्टनरशिप्स हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ के बीच में, जो कि डेवलप कंट्री के द्वारा भी सपोर्ट की जाती हैं और मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस इसका पार्ट रहते हैं। तो ये क्या करते हैं कि जितने भी डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स होते हैं और प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको इम्प्लीमेंट करने में काम करती हैं। तो ये ट्रायंगुलर कॉपरेशन देखने को मिलता है। इसकी रिलेटेड न्यूज़ ये है कि भोपाल डिक्लेरेशन ने ये T20 मीटिंग रिलीज़ की थी, जो कि इंक्लूसिव डेवलपमेंट, वेलफेयर, कॉपरेशन नॉर्थ और साउथ के बीच में एनकरेज करता है और बाकी ट्रेडिशनल मेडिकल सिस्टम्स भी प्रमोट करता है, जैसे कि आयुष। तो ये आप यहाँ से देख सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर।